Hello viewers, a very warm welcome to Curious Mania platform. I hope you are doing well and same here. तो आप सभी लोगों को मेरा स्वागत है जो लोग हमारे वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। तो आज हम लोग एक ऐसा हॉलीवुड मूवी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो लेट 20 सेंचुरी में तो बहुत ही ज्यादा धमाल मचाया था और उस जमाने का बहुत ही ज्यादा महंगा मूवी था। उस चलचित्र के स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और रोमांचक था। उस चलचित्र ने एक ही बार में 11 बार ऑस्कर अवार्ड जीत लिया था और कमाई की सारी रिकॉर्ड तोड़ दी थी। उस चलचित्र का नाम था टाइटैनिक चलचित्र, जो कि $1 अरब का आंकड़ा छूने वाला पहली फिल्म थी। लेकिन इस वीडियो में आज हम उस चलचित्र की बनने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक और दिलचस्प है। साल 1997 में टाइटैनिक चलचित्र रिलीज हुआ था, जिसको मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरन के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। टाइटैनिक चलचित्र एक ऐतिहासिक प्रेम कहानी वाला चलचित्र है, जिसमें जैक और रोज की प्रेम कहानी को बड़े अच्छे तरह से रिप्रेजेंटेशन किया गया है। टाइटैनिक चलचित्र की कास्टिंग के बारे में बात करें तो केट विंसलेट मुख्य अभिनेत्री के रूप में, लियोनार्डो डिकैप्रियो मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनय करते हुए नजर आएंगे। चलचित्र में अन्य सहायक अभिनेता और अभिनेत्रियों ने बहुत ही ज्यादा बेहतरीन काम किया था। उसके बाद अगर चलचित्र का व्यापार के बारे में बात करें तो उस चलचित्र को बनाने के लिए एक ही प्रोडक्शन हाउस काफी नहीं था, इसलिए दोनों प्रोडक्शन हाउस जैसे कि फॉक्स प्रोडक्शन हाउस और पैरामाउंट प्रोडक्शन हाउस को उस मूवी को फाइनेंस करने के लिए आगे आना पड़ा। इस चलचित्र को बनाने की कीमत लगभग $200 मिलियन के करीब खर्च हुआ था, जो कि उस जमाने में बहुत ही ज्यादा था। चलचित्र की स्टोरी लाइन की अगर बात किया जाए, इस चलचित्र एक सच्ची ऐतिहासिक प्रेम कहानी पर आधारित है। फिल्म में आरएमएस टाइटैनिक नाम के एक जहाज अपनी पहली समुद्रिक यात्रा करती है, जिसमें बहुत ही ज्यादा अमीर लोग और उच्च वर्ग के लोग शामिल होते हैं और ऐसे भी लोग शामिल होते हैं जो अपने नसीब से लॉटरी के माध्यम से उस सफर में हिस्सा लेते हैं। उस सफर के दौरान चलचित्र का जो मुख्य किरदार थे जैक और रोज को प्यार को बड़े अच्छे तरह से पेश किया गया है। उसके बाद जो टाइटैनिक जहाज है वो एक बर्फ के पहाड़ से टकराती है और उसके बाद जहाज के अंदर जो यात्री सफर कर रहे थे वो कैसे अपने आप को बचाते हैं, उस घटना को बड़े अच्छे तरह से प्रेजेंट किया गया है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने फिल्म को जरूर देखा होगा। अगर कोई देखने से बचा रहा होगा तो जरूर इस चलचित्र को देखें, क्योंकि इस चलचित्र में प्रेम की परिभाषा और जीवन की संघर्ष के बारे में एक अलग अनुभूति आपको प्रदान करेगा। उसके बाद इस वीडियो का मेन विषय वस्तु टाइटैनिक चलचित्र को बनाने के लिए जो संघर्ष लगा था, किस टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके टाइटैनिक जैसी मूवी उस टाइम के दौरान बनाया गया था, कौन था टाइटैनिक चलचित्र का डायरेक्टर जिसकी पागलपन ने उसे ऐसा बेहतरीन मूवी बनाने के लिए उनको मजबूर किया, उसके बारे में आज हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उनको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा और इस कहानी आपको एक प्रेरणादायक शिक्षा जरूर देगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में जेम्स कैमरन, जो कि टाइटैनिक चलचित्र का डायरेक्टर है, एक डॉक्यूमेंट्री चलचित्र टाइटैनिका, जो कि टाइटैनिक जहाज का मलबा के ऊपर आधारित है, उस डॉक्यूमेंट्री को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। उस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद जेम्स ने टाइटैनिक जहाज को लेकर एक चलचित्र बनाने के बारे में सोचने लगते हैं। जेम्स का यही मानना था कि फिल्म बनाने से ज़्यादा जरूरी है
टाइटैनिक जहाज का जो मलबा है उनको देखना। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो टाइटैनिक जहाज है वो अपने पहली सामुद्रिक सफर में ही डूब गया था और जेम्स उसी टाइटैनिक जहाज का मलबा को देखने चाह रहे थे। लेकिन जेम्स के पास पैसों की कमी थी, क्योंकि उस मलबे तक पहुंचने के लिए बहुत सारा साइंटिफिक इक्विपमेंट, साइंटिफिक वेसल की ज़रूरत थी, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा चाहिए। तो इसीलिए जेम्स ने सोचा वो हॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस से फंडिंग लेकर वो अपने खुद के अभियान के लिए जाएंगे। जेम्स एक मशहूर डायरेक्टर थे, इसीलिए प्रोडक्शन हाउस से फंडिंग लाना अपने अभियान के लिए उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जेम्स ने पहले टाइटैनिक चलचित्र के लिए स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया और स्क्रिप्ट लिखने के बाद वो प्रोडक्शन हाउस के निर्माताओं से मिलने लगे अपनी टाइटैनिक मूवी बनाने के लिए। जब जेम्स ने अपनी टाइटैनिक चलचित्र की कहानी निर्माताओं को बताने लगी, तो जो प्रोडक्शन हाउस के निर्माता है वो इस चलचित्र का कमर्शियल पोटेंशियल को लेकर थोड़ा आश्वस्त नहीं थे। प्रोडक्शन हाउस के निर्माता जेम्स का इस चलचित्र को इसीलिए मंजूरी दे दी क्योंकि वो जेम्स के साथ लॉन्ग टर्म में रिलेशन खराब नहीं करना चाहती थी। जब टाइटैनिक चलचित्र को लेकर जेम्स को प्रोडक्शन हाउस की तरफ से मंजूरी मिल जाता है, तभी जेम्स सोचते हैं कि यही उपयुक्त समय है टाइटैनिक जहाज का मलबा को देखने के लिए। इसीलिए जेम्स ने चलचित्र मंजूर होने से लेकर 2 साल में कई बार मलबे को देखने के लिए समुद्री सफर में शामिल होते हैं। मलबे देखने के दौरान जेम्स ने टाइटैनिक जहाज को लेकर एक संपूर्ण ज्ञान लाभ कर चुके थे, जैसे कि जहाज की आकार, कितने लोग सफर कर रहे थे, टाइटैनिक जहाज की डूबने के वक्त टाइटैनिक जहाज किन वस्तुओं से बनाया गया था, टाइटैनिक जहाज को बनाने का जो कला यूज किया गया था। जेम्स ने टाइटैनिक जहाज का मलबा को देखने के बाद टाइटैनिक चलचित्र का शूटिंग के लिए प्रस्तुत होते हैं। टाइटैनिक चलचित्र का शूटिंग सितंबर 1, 1995 से शुरू हो जाता है। चलचित्र का ज़्यादातर शूटिंग एक रशियन मेड जहाज जिसका नाम एकेडमिक मिस्चेल केल्दिस के ऊपर किया जाता है। टाइटैनिक जहाज एक बड़ा जहाज था, इसीलिए टाइटैनिक जहाज का आकार को चलचित्र में दिखाने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी का सहायता लिया गया था, जैसे कि स्केल मॉडल ऑफ टाइटैनिक जहाज। मतलब इस टेक्नोलॉजी में टाइटैनिक जहाज जैसा एक छोटा जहाज बनाया जाता है और उसको कैमरा में जूम करके शूटिंग किया जाता है, जैसे कि चलचित्र में टाइटैनिक जहाज जैसा एक बड़ा जहाज प्रतीत हो। उसके बाद चलचित्र में टाइटैनिक जहाज का डूबते हुए सीन को दिखाने के लिए कुछ कंप्यूटर जनरेटेड इमेज का सहारा लिया गया था। इस कंप्यूटर जनरेटेड इमेज इतना एक्यूरेट होता है, इसको पीछे रखकर शूटिंग किया जाता है ताकि चलचित्र में ये जो सीन है वो 100% असली लगता है। चलचित्र में जो टाइटैनिक जहाज का डूबता हुआ सीन है उसको ज़्यादातर बाजा स्टूडियो जो मेक्सिको में सिचुएटेड है उसमें शूटिंग किया गया था। अगर हम टाइटैनिक चलचित्र को देखते हैं तो पहले जो फिल्म की शुरुआत होती है उसमें जो ओरिजिनल टाइटैनिक जहाज का मलबा है उसको दिखाया गया है। उस मलबे के शूटिंग के दौरान कम से कम 12 बार अटलांटिक ओशन में चलचित्र का क्रू मेंबर को उतारना पड़ा। वो काम आसान नहीं था, क्योंकि अगर समुद्री जल का चाप मलबे के ऊपर आ जाता है और उस चाप के प्रभाव से मलबा टूट जाता है तो सभी क्रू मेंबर की जान जा सकता था। उसके बाद ऐसा कुछ कठिन परिस्थितियों का क्रू मेंबर को सामना करना पड़ा जिस वक्त क्रू मेंबर ने टाइटैनिक जहाज का मलबा को शूटिंग करने के लिए जा रहे थे, जैसे कि मलबे के साथ टकराने का डर। एक समय में ऐसा ही हुआ था। वो तो क्रू मेंबर का किस्मत अच्छी थी, इस छोटे से घटना से कुछ बड़ा दुर्घटना नहीं हुआ था। जेम्स का यही मानना था कि जब इतनी लंबी समय तक जहाज के मलबे के पास अपना काम किया जाए तो आपको उस जहाज में जाते हुए यात्रियों के साथ क्या क्या अन्याय हुआ था उसके बारे में गहरा एहसास होता है। तो उस अन्याय का एहसास
चलचित्र का दर्शक तक पहुंचने का जिम्मेदारी जेम्स निर्वाह करना चाहते थे, क्योंकि जेम्स को संदेह था कि शायद फिर कभी कोई दूसरे फिल्मकार उस मलबे को देखने ना जा पाए। जेम्स ने जहाज के मलबे के शूटिंग के बाद जहाज के यात्रियों के बारे में रिसर्च करना चालू कर दिया और उस काम को करने के लिए उनको 6 महीने लगे। जेम्स ने यात्रा और जहाज के डूबने की घटनाओं का एक विस्तृत समय रेखा तैयार की और उसे ऐतिहासिक विशेषज्ञों के द्वारा वेरीफाई करवाया गया। टाइटैनिक का निर्माता कंपनी जैसे हॉलैंड एंड वोल्फ ने अपनी जो लाइब्रेरी थी वो चलचित्र का क्रू मेंबर के लिए खोल दिया और क्रू मेंबर को ब्लूप्रिंट टाइटैनिक जहाज का साझा किया, जिनके बारे में पहले ये माना जाता है कि वो खो चुके हैं। इस ब्लूप्रिंट से टाइटैनिक जहाज जैसा ही एक छोटा मॉडल बनाया गया था और उस छोटे से जहाज को कैमरे का जरिए जूम करके पूरे फिल्म के दौरान शूटिंग किया गया था। उसके बाद टाइटैनिक जहाज के ऊपर जो भी सीन शूटिंग है उसको करने के लिए प्रस्तुत शुरू हो गया था। शुरुआत में फॉक्स कंपनी, जो टाइटैनिक चलचित्र का प्रोडक्शन कंपनी था, वो मेक्सिको देश के प्लायस डे रेजोरिटो के दक्षिण के समुद्र किनारे में 40 एकड़ का एक जमीन खरीदी थी और 31 मई 1996 को एक नया स्टूडियो उनके द्वारा बनाया गया था। टाइटैनिक जहाज का जो छोटा मॉडल था उनका बाहर हिस्सा के लिए 17 मिलियन यूएस गैलन और 64 मिलियन लीटर का एक हॉराइजन टैंक बनाया गया था, जिससे समुद्र का 270 डिग्री का नज़ारा मिलता था। टाइटैनिक के अंदर के कमरे को दर्शाने वाला सेट टाइटैनिक के निर्माताओं के द्वारा उपलब्ध कराया गया और उसके बाद फोटोग्राफ और योजनाओं के उपयोग करके टाइटैनिक के अंदर के कमरे हूबहू तैयार किया गया था। चलचित्र में जो ग्रैंड स्टेयरकेस था, जिसको भव्य सीढ़ी बोला जाता है, वो एक टाइटैनिक चलचित्र का मुख्य आकर्षण था, जिसको मेक्सिको और ब्रिटेन के कारीगरों ने टाइटैनिक के मूल डिजाइन के आधार पर विकसित किया था। जहाज में मौजूद हर एक चीज को व्हाइट स्टार लाइन, जो कि टाइटैनिक को डेवलप करने वाला एक पेरेंट कंपनी था, उस कंपनी के लोगों के साथ डिजाइन किया गया था ताकि हर चीज असली और शानदार दिखे। चलचित्र में यह दिखाया गया है कि बहुत ही अमीर लोग और उच्च श्रेणी के लोग उस टाइटैनिक जहाज में यात्रा कर रहे थे, तो इसीलिए टाइटैनिक चलचित्र के शूटिंग के दौरान कलाकार को उच्च वर्ग का शिष्टाचार और तौर तरीके सिखाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्टर को हायर किया गया था। ये शूट एक मुश्किल अनुभव था, जिसने कैमरन को हॉलीवुड के सबसे डरावने आदमी के तौर पर जबरदस्त पहचान पक्का कर दी। उन्हें बिना किसी समझौते की कड़ी मेहनत करने वाला परफेक्शनिस्ट और 300 डेसिबल चीखने वाला के तौर पर जाने लगा। चलचित्र की मुख्य अभिनेत्री केट विंसलेट के मुताबिक उनको कभी कभी कैमरन के गुस्से से डर लगता था और जेम्स ने क्रू के सदस्य पर गुस्से से चिल्लाते थे। बिल पैक्स्टन, जो कि कैमरन के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो कैमरन के काम करने के तरीके से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे। बिल के मुताबिक जेम्स उन लोगों में से नहीं है जिनके पास लोगों का दिल जीतने का या उन्हें मनाने का समय है। वो सिर्फ अपना काम पर ही फोकस करते हैं। जेम्स कैमरन का यही मानना था कि फिल्म बनाना एक युद्ध से कम नहीं है। इस चलचित्र में 800 ज़्यादा क्रू सदस्य काम करते थे और सभी क्रू मेंबर को मनाना उनके बस की बात नहीं है। टाइटैनिक चलचित्र की शूटिंग के दौरान एक अनहोनी घटना घटित होता है, जिसको लेकर शूटिंग के सभी क्रू मेंबर काफी टेंशन में आ जाते हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान किसी अजनबी ने क्रू मेंबर के लिए बनाया गया सूप में एक ड्रग जिसका नाम पीसीपी है उसको मिला देता है, जिसकी वजह से सारे क्रू मेंबर्स वो सूप पीने के बाद बीमार हो जाते हैं। इस घटना की वजह से कम 50 क्रू मेंबर को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उसके बाद इस घटना को
किसी ने अंजाम दिया उसको जांच करने के लिए एक लोकल पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। उस इन्वेस्टिगेशन का नतीजा कुछ नहीं निकलता है, लेकिन जेम्स को लगता है इस कारनामे के पीछे कोई निकला गया क्रू मेंबर ही शामिल है। लेकिन उस अनजान आदमी जिसने इस कारनामे को अंजाम दिया था वो कभी पकड़ा नहीं गया। चलचित्र का शूटिंग मैक्सिमम टाइम ठंडे पानी में था, इसीलिए बहुत सारे क्रू मेंबर को सर्दी, जुकाम और किडनी इन्फेक्शन जैसा बीमारियां शुरू होने लगा था। चलचित्र के मुख्य अभिनेत्री ने तय किया था वो जेम्स के साथ दोबारा काम नहीं करेगी जब तक उसे बहुत सारा पैसा ना मिल जाए। कई अन्य लोगों ने भी प्रोडक्शन छोड़ दिया और 3 स्टंटमैन की हड्डियां टूट गई। यह सब इंसिडेंट के बाद स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड ने जेम्स के सेट के ऊपर सुरक्षा को लेकर एक इन्वेस्टिगेशन चालू करने का फैसला लिया, लेकिन स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड ने जांच के बाद यह फैसला दिया कि सेट पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो अपने आप में असुरक्षित हो। चलचित्र का मुख्य अभिनेता डी कैप्रियो ने कहा, शूटिंग के दौरान ऐसा कोई भी पल नहीं आया जब उन्हें लगा है कि वो खतरे में है। चलचित्र की शूटिंग के दौरान चलचित्र का जो बजट था वो काफ़ी तेजी से बढ़ने लगी थी, इसीलिए चलचित्र का जो प्रोड्यूसर है वो डिसाइड करते हैं कि चलचित्र का जो ड्यूरेशन है उसे कम करके चलचित्र का बजट को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन जेम्स ने प्रोड्यूसर के इस प्रस्ताव से खुश नहीं थे। जेम्स ने प्रोड्यूसर के साथ बहस करने लगे और बोले, अगर आपको मेरे मूवी को काटना है तो पहले मुझे मेरे मूवी से निकाल दो और उसके बाद मेरे मूवी के साथ जो चाहे वो कर सकते हो। प्रोड्यूसर ने जेम्स के साथ इस बहस में उलझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर को ये लगता था अगर जेम्स नाराज हो गए तो उनका जो पूरा इन्वेस्टमेंट में पानी फिर जाएगा। जेम्स ने शुरुआत में मुनाफे में अपना हिस्सा छोड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन चलचित्र के जो प्रोड्यूसर थे वो जेम्स के इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया था। इसके बजाय जेम्स ने अपना $8 मिलियन का वेतन और शुरुआती सकल मुनाफे में अपना हिस्सा छोड़ने का प्रस्ताव को चलचित्र का प्रोड्यूसर ने स्वीकार कर लिया। चलचित्र के शूटिंग के दौरान जहाज का अंदरूनी हिस्से को डुबाने के लिए 50 लाख US गैलन की क्षमता वाले एक बर्न टैंक का इस्तेमाल किया गया था, जिससे पूरा सेट को पानी में डूबा जा सकता था। चलचित्र में दिखाया गया है कि अटलांटिक महासागर का दृश्य को 3,50,000 US गैलन टैंक के अंदर शूटिंग किया गया था। चलचित्र में उस सीन को शूटिंग करने के लिए अभिनेताओं पर एक ऐसा पाउडर लगाया गया था जो पानी के संपर्क में आते ही क्रिस्टल बन जाता था और ऐसा प्रतीत होता है कि लोग ठंडे पानी से डूबकर ही मर गए। सीन को और रियलिस्टिक बनाने के लिए अभिनेताओं के बालों तथा कपड़ों पर मोम तथा कैंडल की एक लेयर चढ़ाया गया था। चलचित्र में जहाज का अटलांटिक महासागर में डूबने का सीन को शूटिंग करने के लिए 100 से 150 एक्स्ट्रा स्टंट परफॉर्मर नियोजित हुए थे। इस सीन को शूटिंग करने के समय बहुत सारे स्टंट परफॉर्मर को मामूली सी चोट आई थी और इसी वजह से कैमरन ने ज़्यादा खतरनाक स्टंट रोक दिया था। इस खतरनाक सीन को शूटिंग करने के लिए कंप्यूटर जनरेटेड इमेज का सहारा लिया गया था और एक लिनक्स बेस्ड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का हेल्प लिया गया था। टाइटैनिक चलचित्र की डिस्ट्रीब्यूशन राइट दोनों प्रोडक्शन हाउस फॉक्स पिक्चर और पैरामाउंट पिक्चर्स के बीच डिवाइड हुआ था, क्योंकि दोनों प्रोडक्शन हाउसेस ने टाइटैनिक चलचित्र को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट किए थे। चलचित्र को अमेरिका में रिलीज करने का दायित्व पैरामाउंट पिक्चर्स ने जिम्मा उठाया था और चलचित्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर में रिलीज करने का दायित्व फॉक्स पिक्चर ने निभाया था। चलचित्र का प्रीमियर 1 नवंबर 1997 को टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था, जहां न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन के जो क्रिटिक थे वो फिल्म को ठंडा बताया था।
टाइटैनिक को लेकर अच्छी रिव्यू तभी आना शुरू हुआ जब टाइटैनिक चलचित्र का हॉलीवुड प्रीमियर दिसंबर 14, 1997 को रखा गया था। हॉलीवुड प्रीमियर का उद्घाटन समारोह में शामिल हुए बड़े बड़े फिल्म सितारों ने विश्व मीडिया के सामने फिल्म की जमकर तारीफ की थी। फिल्म का लंदन प्रीमियर रॉयल फिल्म परफॉर्मेंस के तौर पर हुआ था, जिसमें प्रिंस चार्ल्स भी शामिल हुए थे। पहले 3 महीने में फिल्म ने उत्तर अमेरिका में 25 मिलियन चलचित्र के सीडी बेचे थे, जिसका कुल बिक्री मूल्य $500 मिलियन की करीब था। इसी समय में पूरे विश्व भर में इस चलचित्र ने 58 मिलियन सीडी कॉपी बेचने लगी, जिसका अनुमानिक जो रेवेन्यू वैल्यू था वो था $995 मिलियन की थी। यूनाइटेड किंगडम में रिलीज के पहले दिन ही इस चलचित्र ने 1.1 मिलियन सीडी बेच डाली, जिससे ये देश का सबसे बड़ी तेजी बिकने वाली होम वीडियो रिलीज बन गई। टाइटैनिक ने उत्तर अमेरिका में 674.3 मिलियन और अन्य देशों में 1.590 बिलियन कमाए, जिससे इसकी दुनिया भर की कुल कमाई 2.264 बिलियन हो गई। 1998 में ये दुनिया भर में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने जुरासिक पार्क को भी पीछे छोड़ दिया था। अवार्ड की अगर बात करें तो टाइटैनिक मूवी को 17th एकेडमिक अवार्ड में, जिसको ऑस्कर बोला जाता है, 14 नॉमिनेशन मिली और इससे 11 अवार्ड टाइटैनिक मूवी ने जीती, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल है। 11 अवार्ड जीतकर टाइटैनिक मूवी ऑस्कर अवार्ड का हिस्ट्री में बहुत ही सक्सेसफुल इंडिविजुअल फिल्म बन जाती है। 2017 में यूएसए का जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस था, इस चलचित्र को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य के दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए फिल्म को रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना था। तो ये था टाइटैनिक चलचित्र की बनने की पीछे पूरी कहानी। आशा करता हूँ ये जो कहानी है आपको हमेशा याद रहेगा। फिल्म के निर्माता ने कितने जोश, जुनून और जज्बे से इस चलचित्र को बनाया था, तो इसीलिए इस चलचित्र ने बॉक्स ऑफिस में इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस ला पाया। मैं आशा करता हूँ फिल्म के बनने के पीछे हर एक कहानी में एक मोटिवेटिंग फैक्टर छुपा है, जिससे आप अपने जीवन में ले सकते हो और अपने जीवन को एक बेहतरीन दिशा प्रदान कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके मेरे साथ मुलाकात होगा। तो थैंक यू।